हेलो एवरीवन, एग्जाम और में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 14 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये किरण पब्लिकेशन का आपका लास्ट सेट है और इसके आगे जो सेट है इसमें उसके प्रीवियस ईयर के हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं अलग से करा रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप लोग। और इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे आपको इसका सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पौधों की हरे रंग की उपस्थिति का कारण है। सभी को पता होगा इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 क्लोरोफिल। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल हरित लवक है और इसी की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, किसे? राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? करा कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपका बात करते हैं मेथेन CH4, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। आगे बढ़ते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT है। DDT क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। ये क्या है? आपका कीटनाशक है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? प्रदूषक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, LPG सिलेंडर से रिसाव होने पर फैलने वाली दुर्गंध किस रसायन के कारण होती है? इंपॉर्टेंट है ये। LPG सिलेंडर से रिसाव होने पर फैलने वाली दुर्गंध किस रसायन के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एथिल मरकप्टेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है किसमें? आपका एलपीजी में। और ये क्या होती है? गंधहीन होती है दोनों। ब्यूटेन और प्रोपेन गंधहीन होती है, इसमें गंध नहीं पाई जाती है और इसलिए गंध के लिए क्या डाला जाता है इसमें? तो एथिल मरकप्टेन डाला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट है। कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट कौन सा है? तो आपका क्या होता है? सल्फोनेट्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सल्फोनेट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4 इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। आप लोगों से वादा किया था कि 29 तारीख तक जो है किरण पब्लिकेशन के सारे प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, इसलिए वीडियो को लाना पड़ा और एग्जाम भी आप लोगों का नजदीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो आपका सोडियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? अत्यंत क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। पूछा जाता है, मिट्टी के तेल में से डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांडीय किरणें हैं, ब्रह्मांडीय किरणें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आवेशित कण है ये। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश जो है किस रंग का दिखाई देता है? तो काले रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है और वायुमंडल नहीं पाया जाता है इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आकाश का रंग काला दिखाई देता है। और पृथ्वी से आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है, सभी को पता होगा। और किसकी वजह से होता है? तो ये आपका प्रकीर्णन की वजह से होता है। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो बैगनी और नीले रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है।
ठीक है, इसलिए आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है पृथ्वी से? नीला दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है, पूछ रहा है रक्त की कुल मात्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग आपका ऑप्शन 1, 5 से 6 लीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा गया था कि रक्त का प्लाज्मा जो होता है उसका पीएच क्या होता है, तो उसका पीएच जो है 7 से अधिक होता है। उसका पीएच आपका 7.3 से 7.4 तक होता है, यानी थोड़ा सा क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त का प्लाज्मा थोड़ा सा क्षारीय होता है। पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी तैयारी 1 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? विटामिन सी पूछ रहा है प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, कीवी में भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 से 2027 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया। चौथे कृषि रोड मैप में उन्नत खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें देखते हैं, पहला कह रहा है जूट की खेती को बढ़ावा दी जाएगी, बिल्कुल सही है। राज्य में 100 सीड हब बनाया जाएगा, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। 20 मिलेट हब बनाया जाना, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। इसमें आपका सभी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कौन चीन यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्राचीन काल में करा कौन चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ह्वेनसांग जो है किसके समय में आया था, तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करें अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो कुमार गुप्त ने करवाई थी। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और इसको जलाया किसने था पूछा था, तो बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसका कारण है, पहले तो ध्यान रखिएगा जो फीलिया होता है ये आपका आनुवांशिक विकार है। ठीक है, आनुवांशिक रोग है। तो इसका कारण क्या होता है? जिसके कारण पूछ रहा है यहाँ पे, जिसका कारण है, जिसके कारण होगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का ना जमना। इस बीमारी में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो आपका विटामिन के। विटामिन के जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया इसमें जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जैविक खाद के बारे में दिया है कि उर्वरक की अपेक्षा ये अधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पहला दिया इसमें जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार जाता है, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है ये। जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। जैविक खाद से मिट्टी सख्त हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, गलत है ये। जैविक खाद से मिट्टी जो होती है आपका मुलायम हो जाती है। ठीक है, सख्त नहीं होती है, मुलायम हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी इसमें दिया है जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में ह्रास होता है जिससे गेहूं जैसे फसलों से उगाने में मदद मिलती है, फसलों को उगाने में मदद मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। जल धारण क्षमता बढ़ जाती है इसकी। ठीक है, जैविक खाद से, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 ए और बी आपका सही है। पहला और दूसरा ही आपका सही था, बाकी आपका सी और डी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? देखिए पूछ रहा है किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है, तो वसा में। ठीक है, वसा में प्रति ग्राम जो है सबसे अधिक कैलोरी होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। वसा के बाद कार्बोहाइड्रेट में, वसा के बाद किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और उसके बाद किसमें होता है? तो आपका प्रोटीन में होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार भारत के 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है आता है उसके अनुसार भारत के 2023 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 7 ट्रिलियन डॉलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब तक? 2030 तक। अगला प्रश्न है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? पूछ रहा सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपका ऑप्शन 1, समुद्र में भूकंप आना क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका, इसका अर्थ होता है समुद्री लहर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला दिया है कथन ए है गतिशील वायु पवन कहलाती है। बिल्कुल करेक्ट है। गतिशील जो वायु होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पवन कहते हैं। ये आपका क्या है? सही है। दूसरा है पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। ये आपका गलत है। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब जो है कम होता है। ठीक है, कम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन आपका पहला सही है परंतु दूसरा क्या है? गलत है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए, जो ये पवन होती है, हवा होता है, ये किस तरफ चलती है? तो ये आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। इंपॉर्टेंट है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये बहती है। पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? जीआई टैग पूछ रहा है किसे प्राप्त हुआ है? पश्मीना को। और किस राज्य का है ये? तो ऑप्शन 3 जम्मू और कश्मीर का है ये उत्पाद। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए तो बिहार में कौन कौन से उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है? तो मगही पान, ध्यान रखिएगा, मगही पान ये आपका बिहार को मिला है। मिथिला मखाना, मिथिला के मखाना को भी आपका जीआई टैग मिला है। और शाही लीची, शाही लीची को भी आपका जीआई टैग मिला है। और कतरनी चावल, कतरनी चावल को भी ध्यान रखिएगा। और जर्दालू आम, जर्दालू आम, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बिहार के लिए जो है इन उत्पादों के लिए बिहार को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। पहला है यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये गलत है। पहला ये गलत है, अहिंसक आंदोलन नहीं था, इसमें हिंसा भी हुई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, सही है। या एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? ये आपका 1908 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रफुल्ल चाकी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रफुल्ल चाकी और कौन शामिल था? खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इसमें शामिल थे। और जिसमें बात करें अगर प्रफुल्ल चाकी की, इन्होंने आत्महत्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक, आगे गणित में भारत के योगदान में शामिल है, गणित में भारत के योगदान में पूछ रहा शामिल है संख्या प्रणाली, दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा। तो 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पहलू में बौद्ध धर्म से भिन्न है? कह रहा है जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पहलू में बौद्ध धर्म से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उपवास में विश्वास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा उपवास में विश्वास। जो आपका ये जैन धर्म है ये आपका कठोर तपस्या में विश्वास करता है, कठोर तपस्या उपवास वगैरह में विश्वास करता है। लेकिन जैन धर्म जो है इसमें विश्वास नहीं करता है, इसलिए ये दोनों क्या है? इससे भिन्न है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1911 कांग्रेस के अधिवेशन में पूछा जाता है 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो विशन नारायण ने, विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है,
अगर बात करें राष्ट्रीय गीत की, राष्ट्रीय गीत ये कब गाया गया था सबसे पहले, तो ये आपका कांग्रेस के 1896 में जो आपका कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ये भी आपका कलकत्ता में गाया गया था 1896 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता एम रहीमतुल्लाह सैनी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोनों, ठीक है। राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, सभी को पता होगा। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है राष्ट्रगीत। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भारतीय मंदिरों में से कौन सा ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, बता भी चुका हूं उसके बारे में। तो ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, तो आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। इसे ही ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण पूछा जाता है किसने करवाया था, तो इसका निर्माण नरसिंह, गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बृहदेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तंजौर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है सोमनाथ मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और पूछा जाता है इसे किसने लूटा था, तो 1025 ईस्वी में गजनवी ने इसे लूटा था। ठीक है, गजनवी ने इसे लूटा था 1025 ईस्वी में। अगला है, कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है। करा कौन सा कार्य करने पर प्याज की जो फसल होती है बर्बाद हो जाती है। पहला, प्याज की फसल की औसत सिंचाई करने पर। दूसरा है, प्याज की फसल में उगे खरपतवार की सफाई करने पर। तीसरा है, समय से तैयार प्याज की फसल को जमीन के अंदर ही रहने देने पर। ये आपका करेक्ट है, समय से तैयार प्याज की फसल को जमीन के अंदर ही रहने देने पर वो उसकी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8वीं बार जो है पूछ रहा है किस खिलाड़ी को बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लियोनेल मेसी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी की पूछ रहा है राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रायगढ़ थी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। और इनके दरबार में पूछा गया था सर टीजीटी में कि अष्टप्रधान किसके दरबार में, तो आपका शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान। ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है, तो सभी को पता होगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन क्या होगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, उसे खादर कहा जाता है। जो आपका जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है वो खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे बांगर कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी की बात करें, इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और ये किसके लिए उपयोगी होती है, तो ये आपका कपास के लिए उपयोगी होती है, कपास के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वासर कोर किसकी कमी के कारण होता है। क्वासर कोर जो है किसकी कमी के कारण होता है, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिनों तथा खनिजों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि। करा विटामिन और खनिज लवणों को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्यों। पहला करा, इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है, इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। तीसरा है आपका, मनुष्य में इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये आपका करेक्ट है, मनुष्य में इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं शरीर के लिए, तो ऑप्शन क्या होगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा था सूक्ष्म क्यों कहा जाता है, तो इनकी आवश्यकता कम होती है। ठीक है, कम मात्रा में होती है, इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र सभी को पता होगा, असम डिगबोई। ऑप्शन क्या होगा 3 इसका राइट आंसर, डिगबोई असम, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। आगे बढ़ते हैं, कोशिका पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और कोशिका भित्ति ये आपका सिर्फ पादप में पाई जाती है, पूछा जाता है। पादप पाई जाती है, ये जंतु में नहीं पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी होती है, तो सेलुलोज की होती है। पूछा जाता है कवक की जो है कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति ये किसकी होती है, तो आपका काइटिन की होती है, काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, काइटिन की होती है कवक की कोशिका भित्ति। अगर पूछे यहाँ पे बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो आपका पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की ये बनी होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा किसकी, तो ये आपका बैक्टीरिया की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चुंबक किस धातु किन धातुओं को आकर्षित करता है। करा चुंबक जो है किन धातुओं को आकर्षित करता है, तो लोहा को करता ही है, जस्ता तथा तांबा को नहीं करता, ये कोबाल्ट तथा निकेल को करता है, ठीक है। कोबाल्ट तथा निकेल को करता है ये, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होगा। ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होगा, तो उसे खींच कर चलाना क्या होगा, आसान होगा। ऑप्शन क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। खींचने पर घर्षण बल कम लगेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह है, सूर्य से निकटतम ग्रह पूछ रहा है, कौन है, तो उसके बारे में कई बार बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बुध शुक्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, या मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, बुध, उसके बाद कौन सा है, शुक्र, उसके बाद कौन सा है आपका पृथ्वी आपका 30 नंबर पे, उसके बाद कौन आपका मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति उसके बाद है, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं हर सेशन में इसका रिवीजन करवाया हूं। और ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, ये क्या है, ये आपका चारों ग्रह ये आंतरिक ग्रह है, और आंतरिक ग्रह है, और ये किससे बने होते हैं, तो ये चट्टान से बने होते हैं, और इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जो बृहस्पति शनि और अरुण और वरुण है, ये चारों ग्रह जो है, ये चारों ग्रह क्या होते हैं, ये इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है, और ये गैस से बने होते हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है, ठीक है। बात करें अगर बुध, ये क्या सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और एक प्रश्न और बनता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच में पाया जाता है, तो आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम, तो सबसे पहले कौन आता है, तो क्षोभ मंडल, सभी को पता है क्षोभ मंडल। और मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं किसमें होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद कौन सा आता है आपका, समताप मंडल किसके लिए, तो ये आपका वायुयान के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद इसी में आपका समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस मंडल में, समताप मंडल में। उसके बाद आपका कौन सा मंडल आता है, मध्य मंडल, ये क्या है, सबसे ठंडा मंडल होता है। उसके बाद आपका क्या है, आयन मंडल होता है, ठीक है, आयन मंडल। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। ऑप्शन क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गर्मियों के दौरान पुरुषों और जानवरों के नीचे से अधिक ऊंचाई पर मौसमी प्रवास को क्या कहा जाता है। गर्मियों के दौरान पुरुषों और जानवरों के नीचे से अधिक ऊंचाई पर मौसमी प्रवास को क्या कहा जाता है, इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कितने दिनों में चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये चंद्रमा जो है ये क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। और कितने दिन में चक्कर लगाता है ये पृथ्वी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 27.32 दिन। ऑप्शन क्या होगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन देशों के नाम बताइए जो डूरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है। उन देशों के नाम बताइए जो डूरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है, यानी डूरंड रेखा पूछ रहा किसके बीच में है, तो ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में भी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है,
तो रेडक्लिफ रेखा। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, कॉमन प्रश्न है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, कराया, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें पहला करा बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है। दूसरा अगला है बढ़ता है वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। घटता है वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, ये आपका करेक्ट है। घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे के बारे में दिया है। पहला है पौधे भूरक्षण को रोकते हैं, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। पौधे जो होते हैं भूक्षरण को रोकते हैं। दूसरा है मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। पशु पौधों को नहीं करते हैं भाई, ये गलत हो जाएगा। अगला है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये आपका डी और आपका पहला ए और डी आपका करेक्ट है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ए और डी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन 3 विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर। कब किया था, आपका 1784 में। 1784 में किसने किया था, विलियम जोन्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण का घटक नहीं है। करा भारत निर्माण का कौन सा घटक नहीं है। ये आपका भारत निर्माण योजना है। भारत निर्माण योजना जो आपका 2005 में शुरू किया गया था, 2005 में। इसमें पूछ रहा कौन सा घटक नहीं है इसका, तो इसका घटक कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कृषि आधारित उद्योग जो है इसका घटक नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर। इसके आपका मुख्यतः 6 घटक थे। 6 घटक कौन कौन से, तो आपका ध्यान रखिएगा। बिजली पानी आवास, 3 घटक हो गए। उसके बाद सड़क, बिजली पानी आवास सड़क, सिंचाई और क्या था, दूर संचार, ये सब इसके क्या थे, घटक थे। कृषि आधारित उद्योग जो है इसके घटक नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। कथन पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। तो ये आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने कहा था, ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और विरोध में ही इन्हें क्या हुआ था, लाठीचार्ज में एक घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। नागी बांध पूछ रहा किस जिले में स्थित है, तो ये आपका जमुई में स्थित है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमुई में। जमुई में ही आपका जो है नकटी बांध भी है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भारत रत्न जो है सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद किसका नंबर आता है, पद्म भूषण का। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे, पद्म भूषण तीसरे पे, और उसके बाद आपका क्या हो गया, पद्मश्री चौथे नंबर पे है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में कितने लोगों को प्रदान किया गया, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। पहला नाम कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, MS स्वामीनाथन दूसरा, उसके बाद PV नरसिम्हा राव, उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी और चौधरी चरण सिंह को, टोटल 5 लोगों को दिया गया है। आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है, तो परमवीर चक्र होता है। अगला प्रश्न है 2020 में जारी किए गए हरित पंथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। हरित पंथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन 3 राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र में जल की कमी कहा जाता है जब, किसी क्षेत्र में जल की कमी कहा जाता है जब पहला सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। नहीं, जल की कमी तब कहाँ हुई, उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, तो ये भी नहीं है। अगला है प्राप्त होने वाला पानी
पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित, ये आपका करेक्ट है। तब हम क्या कर सकते हैं, वहां पे जल की कमी है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका 2 कथन दिए हैं, इसमें पहला है भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, भोजन हमारे शरीर के लिए क्या है, ईंधन है। दूसरा है आपका ये, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया कर अपघटित होता है और उष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां ये कहाँ पे है, ये आपका जम्मू कश्मीर में निवास करती हैं। ऑप्शन क्या होगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति, थारू और जौनसारी जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे आपका टोडिया जनजाति, ये टोडिया जनजाति है, बिहार में पाई जाती है। कहाँ, गुजरात में, सॉरी गुजरात में बदाली, ये भी आपका गुजरात में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं का उपचार करता है, त्वचा से जुड़ी समस्याओं का जो उपचार करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो आपका हृदय रोग विशेषज्ञ होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आर्थोपेडिक्स किसे कहा जाता है, जो आपका ये हड्डी का विशेषज्ञ होता है उसे आर्थोपेडिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैतून की खेती मुख्यतः कहाँ होती है, जैतून की खेती पूछ रहा है मुख्यतः, तो आपका भूमध्य सागर क्षेत्र में होती है मुख्यतः। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, ये तो हरियाणा का है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, 877 है यहाँ का लिंगानुपात। सबसे ज्यादा किसका लिंगानुपात है, तो केरल राज्य का है। कितना है, तो 1084 है, 1084 केरल का है। तो पूछा जब भारत में कितना है, तो भारत का 943 है टोटल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही नहीं है, सूक्ष्म जीव के संबंध में पूछ रहा क्या सही नहीं। पहला है, सूक्ष्म जीव दलदल में तो पाए जाते हैं परंतु मरुस्थल में नहीं पाए जाते हैं, गलत है, ये सभी जगह पे पाए जाते हैं, चाहे दलदल हो चाहे रेगिस्तान हो, ठीक है, सभी जगह पे पाए जाते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, गलत है। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है ये। तीसरा है, अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते हैं, ये गलत है, अकेले रह सकते हैं, तो आपका पहला गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कुषाण वंश, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है, कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क दरबार में और कौन था, तो अश्वघोष का नाम ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष भी आपके किसके दरबार में, कनिष्क दरबार में। और अश्वघोष ने किसकी रचना की है, तो बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम की रचना किसने किया है, अश्वघोष ने किया है, और ये कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। और नागार्जुन भी इन्हीं के दरबार में थे, नागार्जुन भी इन्हीं के दरबार में थे, वसुमित्र भी इन्हीं के दरबार में थे, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे दूर होती है उस स्थिति को कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होती है, सूर्य से सबसे दूर, देखिए 2 स्थिति होती है, एक तो हो गया सूर्य से सबसे दूर और ये सबसे नजदीक, मशहूर हो गया सबसे नजदीक। सबसे दूर का स्थिति को क्या कहा जाता है, उसे अपसौर कहा जाता है। सबसे दूर जब होती है सूर्य से तो उसे अपसौर कहा जाता है, और ये घटना कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को यह घटना होती है। और दूसरी स्थिति है आपका उपसौर, उपसौर में क्या होता है, जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होती है, सबसे नजदीक होती है तो कौन सा, ये आपका होता है उपसौर होता है, और ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को यह होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग और उनके गंतव्य का सही युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 NH5 और RCC कन्याकुमारी, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया, UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया है, तो आपका जोसेफिना बेलमोंटे, एलन मैकार्थर, जोस मैनुअल मोलर, सभी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4।
अगला, गमले में लगे हुए पौधे ज्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं? ज्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। ठीक है, ज्यादा पानी डालेंगे तो जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सूरसेन ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये चटगांव शस्त्रागार डकैती हुआ कब था? 18 अप्रैल 1930 को यह हुआ था। ठीक है, और सूर्यसेन ने इसको जो है तैयार किया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्यसेन को जो है मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, मास्टर दा। अगला प्रश्न है, गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं? गति की दिशा पूछ रहा है, कैसे बदल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बल की दिशा बदलकर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, कथन दिया है 2, ध्रुवी भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेजी से चलते हैं। गलत है, तेजी से नहीं चलते हैं, ये आपका धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। कथन दूसरा है, ध्रुवी भालू खुद को ज्यादा गर्म से बचने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। ये आपका करेक्ट है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। कथन आपका पहला गलत है परंतु तीसरा सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? कह रहा है कौन सी समिति जो है मुख्यतः पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दिलीप सिंह भूरिया समिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका गठन कब किया गया था? 1994 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1995 में पेश किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये कथन किसका है? तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और इनकी पत्रिका भी ध्यान रखिएगा, मूक नायक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। मूक नायक जो है इनकी पत्रिका थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? सर्वाधिक पूर्व में पूछ रहा है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, किशनगंज है। कहीं कहीं आपको कटिहार भी मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, किशनगंज। ठीक है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था, वहां पे किशनगंज ऑप्शन में लगा था उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मरुस्थलीय पौधों की निम्नलिखित विशेषताओं में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मरुस्थलीय पौधों की निम्नलिखित विशेषताओं में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला इसमें दिया है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। कुछ पौधों में पत्तियां जो होती हैं ये कांटों का रूप ले लेती हैं। दूसरा है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों में होता, नहीं, पत्ती में नहीं होता, किसमें होता है? तना में होता है ये। अगला, अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। बिल्कुल करेक्ट है ये। तो आपका पहला सही है, ए सही है और सी सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। एक सही है और सी सही है, तो इसमें ऑप्शन में कुछ दिया नहीं 128 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, जिसे पहला अभिलेख माना जाता है, किस भाषा में से संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख पूछा जाता है किस भाषा में? तो आपका संस्कृत भाषा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा में है ये। और किसका अभिलेख है ये? तो रुद्रदामन प्रथम का ये अभिलेख है। रुद्रदामन प्रथम का ये अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक पूछ रहा है। तो पहला शासक इसमें ऑप्शन 3, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम गुप्त वंश की बात करते हैं, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करा किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मैडम क्यूरी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इन्हें 1903 में जो है दिया गया था, दूसरी बार इन्हें 1911 में दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, 1911 में इन्हें रेडियम की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है। पूछ रहा कर्क रेखा जो है किसके सिवाय जो है निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे हरियाणा के सिवाय। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, हरियाणा से या नहीं गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये आपका कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जरूर नाम ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, किस वर्ष इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान का उद्घाटन किया गया। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कब किया गया था, तो आपका 1987 में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप लोग जो है कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करिए। ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा की गीतों की प्रसिद्ध गायिका है। छठ पूजा की गीतों की प्रसिद्ध गायिका तो शारदा सिन्हा जी हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारदा सिन्हा, इन्हें 2018 में पद्म भूषण भी मिल चुका है और 2015 में पद्मश्री भी मिल चुका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व में बात करें, पूछा गया प्रश्न है ये, कहाँ पे, तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है बॉक्साइट का। अला, समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो ये क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की डैश से अधिक नहीं हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन 3 15% से क्या होती है, अधिक नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। किस संविधान संशोधन में कहा गया है ये, तो आपका 91वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन 3 अनुच्छेद 21A में है ये। अनुच्छेद 21 का ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शिक्षा के अधिकार को जो है संवैधानिक अधिकार कब प्रदान किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पूछा जाता है कि आरटी एक्ट इसे प्रभावी बनाने के लिए आरटी एक्ट कब आया था, तो 2009 में आया था। और ये लागू कब हुआ था, तो 2010 में यह लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है, उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। जो आपका धमनी होती है, इसमें क्या बहता है, इसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अला, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा, तो इसमें दिया फास्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट सभी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4। अगला है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। नीति आयोग का गठन सभी को पता होगा कब किया गया था, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाए। नीति आयोग की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और सीईओ कौन है, सीईओ तो आपका वीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में क्या है, इसके सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, जोग जलप्रपात
ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए किस नदी पर है ये, तो आपका शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर। ठीक है, आगे, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडिया गेट जो बना है, पूछ रहा है किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक मरे थे उनकी याद में ये बनाया गया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके वास्तुकार कौन है? तो एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस जो है इसके वास्तुकार हैं। इंपॉर्टेंट है, एडविन लुटियंस इसके क्या है? वास्तुकार है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपका 1914 से लेकर 1918 तक यह चला था, प्रथम विश्व युद्ध। आगे है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपका ये एसडीआर होता है ये किसकी मुद्रा है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की, यह क्या है? मुद्रा है। और इसमें कितनी मुद्राएं शामिल है? इसमें 5 मुद्राएं शामिल है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी? तो पहला ध्यान रखिएगा, अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर इसमें शामिल है, ब्रिटिश पाउंड शामिल है इसमें, और क्या शामिल है इसमें? यूरो शामिल है, और जापानी येन शामिल है, जापानी येन, और चीनी क्या है आपका? रेमनबी, चीनी मुद्रा रेमनबी इसमें शामिल है। इंपॉर्टेंट है, पांचों का नाम ध्यान रखिएगा, एसडीआर, और ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। अगला है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाती है, तो उन्हें वानस्पतिक प्रसार कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D डैश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, 19D पूछ रहा है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार किसमें है? तो ये आपका 19D में है। बात करें अगर 19A या 19(1) में क्या है? तो इसमें आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? 19A में है। 19B में क्या है आपका? तो शांति और बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता 19B में है। 19C में क्या है? तो संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19C में है। 19D में आपका समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार 19D में है। 19E की बात करते हैं तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता 19 किसमें है? E में है। और F में क्या है? 19F में किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई जीविका, व्यापार या व्यवसाय करने का स्वतंत्रता जो है आपका 19E में है, F में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठक है? मोती का पूछ रहा है प्राथमिक संगठक कौन सा है? तो ऑप्शन 2 कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राणघात बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? इबोला किसकी वजह से होता है? तो ये आपका वायरस की वजह से होता है, यानी विषाणु। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत करा, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसमें देखिए, हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में विखंडन, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, और तीसरा आपका दिया है हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में विखंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? किसकी वजह से? तो सूर्य और जो आपका तारे होते हैं उसमें क्या होता है? संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, संलयन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, भारत को एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत को एकजुट होना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन 1 मैडम भीकाजी कामा के द्वारा कहा गया है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में जो है सर्वप्रथम भारतीय झंडा फहराया था। पूछा जाता है कि विदेश की धरती पर सर्वप्रथम भारतीय झंडा किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में। ठीक है, और इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।